टेस्ट वाली सीरीज। और आज आपके लिए पहला पेपर मैं लेके आया हूँ जो अभी ग्रुप ए के रूप में आरपीएससी ने निरस्त किया है। ये परीक्षा आपकी हुई थी फरवरी में। सेकंड ग्रेड का ये पेपर है और इसमें 20 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने वाली है। आप अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ऐसे ही हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। इसमें 81 से लेके 100 तक 20 प्रश्न हैं बच्चों, और हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में इन्हीं में से पेपर बनता है, इन्हीं में से चीज़ें रिपीट होती हैं, पर किस तरह से चीज़ों को आपको कंसेप्चुअली समझना है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं अभी इनिशियली आपके लिए बिल्कुल फ्री, चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सीटेट का दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, आपके लिए एकदम फ्री टेस्ट सीरीज़ है जिससे जिससे आपकी समझ बनेगी। आप पूरे राजस्थान में सबसे आगे होंगे। पर हम जो चाहते हैं वो सब्सक्राइब और शेयर वाला काम भी आपको करना है। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें 81 पे था, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। क्या पूछा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की इनमें से एक कौन सी नहीं है, ध्यान रखना है। यहां हम गच्चा खाते हैं तो नहीं पे ध्यान देना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है भूमिका संदेह अभिमुखता, दूसरा सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, तीसरा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। बच्चों, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को जानते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप सुन लें इस बात को कि जब तक हम इंग्लिश वाले टर्म्स नहीं जानेंगे तब तक हमारा परीक्षा में सफल होना बहुत मुश्किल रहेगा। और मेरे साथ रह के अगले 1 महीने में आप ये काम भी कर लेंगे। दूसरी बात, अभिमुखता ओरिएंटेशन जो शब्द है हम बार बार यूज करते हैं, पर केवल अभिमुखता लगाने से ही क्या कोहलबर्ग बन जाएगा? जवाब है नहीं। आपको याद है रोल कन्फ्यूजन वाली बात इरिक इरिक्सन की है, लिहाजा पहला भूमिका संदेह अभिमुखता कोहलबर्ग का नहीं है बल्कि किसका है? इरिक इरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं हैं उनमें किशोरावस्था वाली है। बात समझ में आई आपको? बाकी जो 3 स्टेजेस हैं वो तीनों कोहलबर्ग की हैं। देखिए इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट शब्द याद रखना, ये 5वीं स्टेज है लॉरेंस कोहलबर्ग की। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये पहली स्टेज है लॉरेंस कोहलबर्ग की। और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन हम जानते हैं 6ठी स्टेज है। तो इस प्रश्न में 6ठी स्टेज कोहलबर्ग की है, पहली स्टेज कोहलबर्ग की है, 5वीं स्टेज कोहलबर्ग की है। कोहलबर्ग ने कुल 6 स्टेजेस बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं, और इरिक इरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं जिनमें एक रोल कन्फ्यूजन ओरिएंटेशन भी है। तो ये इरिक इरिक्सन का है, कोहलबर्ग का नहीं है। लिहाजा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में देखना चाहें तो भूमिका संदेह अभिमुखता इरिक इरिक्सन साहब की है। बाकी सामाजिक अनुबंध, कभी अनुबंध की जगह ठेका भी आता है, पता है ना आपको। दंड आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये सारे के सारे लॉरेंस कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के पार्ट हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। फिर देखो बच्चों, नहीं पूछा गया है, नहीं है। ऑप्शंस देखिए, पहला है सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल ये बात तो सही है। दूसरा, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, गोल अचीव करते हैं सीखने से, बिल्कुल ये बात भी सही है। अब यहां बहुत आराम से आप कर सकते हो, सीखना केवल औपचारिक है, तो हम जानते हैं सीखना औपचारिक और निरौपचारिक अनौपचारिक दोनों है, सब है। तो अनौपचारिक भी है, निरौपचारिक भी है, औपचारिक भी है। और केवल शब्द दे दिया तो बहुत आसान प्रश्न बन गया, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, सीखना अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता पर निर्भर होता है, तो ये भी बात सही है। ध्यान रखना बच्चों, सीखना अभिप्रेरणा के कारण होता है, बिल्कुल होता है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर है, बिल्कुल है। हालांकि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन सीखना नहीं है, ऐसा प्रश्न इससे में आपको मिल जाएगा। पर परिपक्वता क्या सीखने पे प्रभाव डालता है, डालती है मेच्योरिटी? जवाब है यस। इसका मतलब ये तीनों बातें सही हैं, केवल ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आपको एक एक ऑप्शंस को इसी तरह से समझना है और मेरे साथ रह के प्रैक्टिस करनी है, तो फिर देखना किस तरह से पेपर को आप फाड़ दोगे, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट, 83rd, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है। 99% बच्चे तो इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाए थे, हमारे बच्चों ने एक झटके में किया था। तभी मैं आपको कहता हूं कि आप कहां भटक रहे हो, क्यों नहीं आ रहे इस चैनल पे। नए बच्चे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, परंपरागत वर्गीकरण कौन सा है सीखने का? तो संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम। जाने कितने यूट्यूबर अब आपके लिए फ्री पढ़ाने आएंगे, पर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझने वाली चीज़ देख लेना।
क्योंकि अब 1 महीने का समय है, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो मेरे साथ रह के साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपका आधार रहेगा। रीट वाले बच्चों आप भी सुन लो, और फर्स्ट ग्रेड में आप भी सुन लें। आपको पता है सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी 40 नंबर की है, ज़िंदगी बना सकती है। फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर, 60 मार्क्स, बाकी चीज़ें तो हमारी बोनस रहेंगी आपको। इसी तरह से सी टेट और रीट का ये आधार है, और बाकी अध्यापक और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आधार है ही। अब कितना मुश्किल लग सकता है किसी को ये सवाल, पर हमारे बच्चों के लिए कितना आसान हो सकता है ये सवाल। परंपरागत वर्गीकरण क्या है? परंपरागत वर्गीकरण और कुछ नहीं है, बल्कि व्यवहार के वही 3 पक्ष हैं जिनको हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कहते हैं। याद है आपको? ज्ञानात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। कितनी बार हमने आपको क्लासेस में बोला है। भावात्मक को बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन, और क्रियात्मक को बोलेंगे साइकोमोटर डोमेन। याद है आपको? तो साइकोमोटर, तीनों शब्द आगे देखो इसमें, कॉग्निटिव डोमेन बोलो या लर्निंग बोलो, एक ही बात है। अफेक्टिव और साइकोमोटर, बच गया क्या? मैकेनिकल लर्निंग बच गया, जो इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसमें संज्ञानात्मक अधिगम भी है, भावात्मक अधिगम भी है, मनोगत्यात्मक अधिगम भी है, यांत्रिक अधिगम इसका आंसर है जो नहीं है। अब यहाँ कोई अर्थ लगाता है जिसको पता ही नहीं है ABCD का, उसका सही नहीं हो सकता, भले ही वो टीचर है, भले ही कोई लेक्चरर है, भले ही कोई स्टूडेंट है, क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इनका। ये तो हमको देखना है कि अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव तीनों एस्पेक्ट जरूरी हैं, और इनके अलावा जो भी वो आंसर होगा। तो इनके अलावा यांत्रिक अधिगम आंसर है। 84 देखिए नेक्स्ट, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत पूछा है, मतलब 3 बातें तो इसमें सही हैं और एक खराब है, गलत है। पहला ऑप्शन है अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, चौथा देखिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ध्यान दें यहां पे, अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन अगर सवाल उठता है कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन है, तो हमको देखना है स्थायी कि अस्थायी। अब हमको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा प्रश्न, बहुत एक प्रश्न आता ही आता है ऐसा, स्थायी परिवर्तन है एक ऑप्शन में, अस्थायी परिवर्तन है दूसरे ऑप्शन में, और कंपेरेटिवली, रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है तीसरे ऑप्शन में, तो हम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के साथ जाते हैं। लेकिन अगर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शब्द नहीं है, तो फिर हमको स्थायी और अस्थायी में से चुनना होता है। तो ऐसी स्थिति में बोलिए, अधिगम अस्थायी परिवर्तन रहेगा कि स्थायी? जवाब आएगा स्थायी। तो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये बात भी सही है। अपेक्षाकृत स्थायी होता तो भी सही होता, अस्थायी होता तो नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो कौन सा गलत है? 3 सही है। सही एक तो हो गया अभ्यास के कारण परिवर्तन, बिल्कुल। एक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बोलिए सही की गलत है? ये भी सही है। नवीन व्यवहारों का अर्जन, ये भी सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी बात करी अधिगम को परिपक्वता प्रभावित तो करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण, मैच्योरेशन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उनको हम अधिगम नहीं कह सकते। जैसे बच्चों, पता है ना, अभी 2 साल का बच्चा है, उसको कूदना नहीं आता, जंप करना नहीं आता, लेकिन वो 8 साल का हो जाएगा तो उसको जंप करना आ जाएगा, तेज दौड़ना आ जाएगा। तो क्या ये तेज दौड़ना, जंप करना, बैठना, उठना, ये तमाम चीज़ें जिनको मोटर स्किल्स भी कहते हैं, क्या इनको हम सीखना बोलते हैं? जवाब है नहीं। यानी हर बच्चा जो 8 वर्ष का होगा वो जंप करना सीखेगा, जो जंप करेगा, ये सीखने के कारण से नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता के कारण से आने वाले परिवर्तन हैं। बात समझ में आ रही है? संज्ञानात्मक चीज़ों की बात करें आप, पियाजे के 3rd और 4th स्टेज की चीज़ें बच्चा 3, 4, 5 साल की उम्र में नहीं सीख सकता, उसको नहीं आता। लेकिन जब वो 11 वर्ष का होगा, 11 के बाद 7, 8, 9, 10 साल का होगा, 7 वर्ष के बाद, यानी तीसरी स्टेज 7 से शुरू, चौथी 11 से शुरू, तो 7 वर्ष के बाद और 11 वर्ष के बाद वो चीज़ें सीख लेगा, पहले नहीं सीख सकता। इसका मतलब क्यों सीखा वो बाद में? क्योंकि उसकी संज्ञानात्मक क्षमता मैच्योर हो गई, मैच्योरिटी या बायोलॉजिकल रेडीनेस उसमें आ गई। इसका मतलब बहुत सी चीज़ें जो मैच्योरिटी के कारण से हम सीखते हैं, वो सीखना नहीं है, वो अधिगम नहीं है, बल्कि वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता के साथ हम सब में आती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना बच्चों, परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं तो अधिगम नहीं होते। एक एक बात हमने हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में इस कदर आपको समझाई है कि दावा है आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता, और आपको चारों ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन जाने कितने ऐसे बच्चे हैं पागलों की तरह जो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, वो 4 में से एक का कॉन्सेप्ट भी नहीं बता पाएंगे। और यही वजह है कि फाइनल कट ऑफ देखने तो आते हो आप, और जब चीज़ें आती हैं ना ऐसी,
तो आप वहीं पे बस फिसल जाते हो और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को भी धोखा देते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2, 85th। एक परिभाषा है, स्टेटमेंट है, जो हमने खूब बताया आपको जाने कितनी बार। और यह व्यक्ति में मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। यानी मनोभौतिक दोनों चीजें हैं इसमें, साइकोफिजिकल, देखिए साइकोफिजिकल सिस्टम है, और कैसा है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है, जो वातावरण के साथ उसका विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। ये किसने बोला? तो ये तो साहब आलपोर्ट की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, जो किसके बारे में है? व्यक्तित्व के बारे में है। तो इसका सही जवाब हो गया व्यक्तित्व। 85 के बाद 86 देखिए। देखो कौन है राजस्थान में जिसने आपको हेडिंग लगा के ये बातें क्लासेस में बताई हैं? कौन सा व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तकलीफ तो मेरे को तब होती है जब मैं आपको देखता हूं, भीड़ की भीड़ पड़ती है और सामने आपको पढ़ा रहे हैं कोई पर्सनैलिटी, और वो पर्सनैलिटी आपको पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं और आप कैसे पढ़ते हो। जबकि हम जब भी पर्सनैलिटी की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं टाइप्स अप्रोच। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं टाइप्स अप्रोच, फिर हम लिखते हैं ट्रेड्स अप्रोच, फिर हम आपको बताते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कितना आसान प्रश्न था उस बच्चे के लिए जो कभी न कभी हमारे सामने ऑफलाइन या ऑनलाइन बैठा था। यानी व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा एक नहीं है, इसका मतलब 3 हैं। तो शील गुण उपागम या ट्रेड्स अप्रोच तो है साहब, जिसमें हम पढ़ते हैं केटल, जिसमें हम पढ़ते हैं आलपोर्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं आइजेंक। प्रकार उपागम याद है आपको? प्रकार उपागम हम थियोस्टोफर से लेके जी होलैंड तक चलते हैं। हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, क्रिश्मर, युंग, याद है आपको? ये प्रकार उपागम है। व्यक्तित्व के जितने वर्गीकरण दिए हैं, इवन थॉर्नडाइक ने भी। मानवतावादी उपागम, मानवतावादी उपागम में हम मेस्लो का आपको सिद्धांत पढ़ाते हैं, कार्ल रोजर्स की बात करते हैं, 2 लोग हुए हैं। तो ये व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, शीलगुण ट्रेट्स भी है, प्रकार टाइप्स भी है, मानवतावादी भी है, लेकिन एक तंत्रात्मक उपागम व्यक्तित्व का कोई सिद्धांत नहीं है। एक तंत्र यूनिफैक्टर या मोनार्किक तो अल्फ्रेड बिनेसाव वाली बुद्धि की बात है, ये तो बुद्धि का एक सिद्धांत है, लिहाजा इसका सही जवाब है एक तंत्रात्मक उपागम। इंग्लिश में देखिए आप, कितना आसान है। कौन सा व्यक्तित्व के बारे में नहीं है? ट्रेड्स अप्रोच है, टाइप अप्रोच है, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, आ गया ना। मोनार्किक अप्रोच नहीं है साहब। मोनार्किक अप्रोच तो स्टन टर्मन बिने साइमन का, जॉनसन का बुद्धि का सिद्धांत है, जो कहते हैं कि सब बुद्धि एक ही इकाई है, अखंड है, अविभाज्य है, अविभक्त है, इंटीग्रेटेड है। 87 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? फिर नहीं पूछा है। सुसमायोजित कौन नहीं है? तो 3 बातें तो होंगी अच्छी, एक होगी खराब। स्वयं के मजबूत पक्षों और सीमाओं की जानकारी होना अच्छी बात है। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर तो सबकी खराब बात होती है। और व्यवहार में लचीलापन होना तो अच्छी बात है। लिहाजा 87 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 88 का प्रश्न देखिए। ऐसे ही चलेगी बच्चों परीक्षा तक ये सीरीज, लेकिन आपका रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं और कहते हैं कि सर आपकी क्वालिटी वाली क्लासेस हम दूसरों को शेयर इसलिए नहीं करते कि सबको पता लग जाएगा। अगर आप शेयर नहीं करते, आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभा रहे, तो फिर मैं कौन सा आपके साथ अनुबंध में बंधा हूँ? बस आपसे एक मोहब्बत है, वही तो कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं भी किसी दिन बंद कर दूँ, इसलिए इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही मैं आपको दूंगा। और आप चिंता नहीं करें, जो नए बच्चे आएंगे ना, वो आपके लेवल तक कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप तो हमसे 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं। 88 का देखिए। अब यहां देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, और शायद राजस्थान में केवल वही बच्चे इस बात को समझ सकते हैं जो हमसे रूबरू हुए थे कभी न कभी। इनमें कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? हम सब जानते हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं साहब, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बोले बताएं कि नहीं बताए? सब बुक्स में आपको ये मिलेगा, सब टीचर्स ने आपको ये बताया होगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए साहब। कौन से 3 प्रकार बताए? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बताए ना। लेकिन हर किसी ने आपको यह भी तो बताया था कि मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम है यांत्रिक बुद्धि। अब आप सोचिए कि जो एक एक नंबर से 3rd ग्रेड में रहे हैं ना, उनको पता है क्या होती है क्वालिटी वाले लोगों से पढ़ने की की नेमत, क्या होता है उसका बेनिफिट। अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे जो पहली बार मेरे पास आए थे कि सर इसका प्रूफ तो दो, यांत्रिक बुद्धि भी तो है, तो 4 ऑप्शन दे दिए, बोनस मिलेगा, बोला ना उन्होंने। जबकि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता ना हिंदी और इंग्लिश हमने आपको कितनी बार बताया था। इंग्लिश वाला वर्जन देखना, और जितने सिलेक्शन इस बार हुए हैं
आप ईमानदारी से पूछना उनमें से उन बच्चों को जिन्होंने इंग्लिश वाले टर्म्स हमसे देखे थे, वो निश्चित रूप से आपसे बहुत आगे हैं, और केवल एक यही वजह है जो उनको आपसे बहुत आगे कर देती है, और वजह तो और हैं, हज़ार वजह हैं हमारे पास तो आपका सिलेक्शन दिलाने की। फिर भी आप ना समझे तो क्या बोलें। याद करो बच्चों, हमने आपको बोला था हावर्ड गार्डनर, याद है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। हावर्ड गार्डनर ने जो 7 और उसके बाद 8 प्रकार बताए थे, उसमें एक हमने आपको शब्द बताया था, उस शब्द से हमें मोहब्बत है, याद है। हम आपको कई बार कहते थे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि हमें कुछ लफ्ज़ों से मोहब्बत है, जिनमें कन्वर्जेंट भी है, जिनमें डाइवर्जेंट भी है, जिनमें ट्राइआर्किक भी है, जिनमें एक ऐसा ही शब्द हमने आपको बताया था काइनेस्थेटिक, याद है, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, काइनेस्थेटिक बताया था आपको। तो ये शरीर गतिक बुद्धि काइनेस्थेटिक है, दरअसल ये यांत्रिक बुद्धि, इसी का दूसरा नाम इन्होंने करके दे दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश वाला वर्जन देखिए आप, थॉर्नडाइक ने कौन सा नहीं बताया बच्चों, थॉर्नडाइक ने इंग्लिश वर्जन देखिए आप, थॉर्नडाइक ने कौन सा एक नहीं बताया। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सामाजिक सोशल बताया है, मूर्त कॉन्क्रीट बताया है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट बताया है, लेकिन बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, याद आ गया आपको काइनेस्थेटिक वर्ड, बॉडी काइनेस्थेटिक, ये तो हावर्ड गार्डनर ने बताया है। लिहाजा चौथा राइट आंसर है। 88 में सही जवाब क्या हो गया, चौथा हो गया। और केवल वही बच्चे समझ सके थे जो इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स हमसे पढ़ते थे। तो अब भी आपके लिए मौका है, सुधर जाएं। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन, जाने कितनी बार हमने आपको बताया, याद है ना आपको, याद है ना, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, याद है, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, 3 ऑप्शन आगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमने आपको बताया था, इसका संबंध बुद्धि से है, इसकी जगह डाइवर्जेंट होता तो फिर हम सृजनात्मकता के साथ जाते। प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है, यानी फ्लुएंसी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 3 ऑप्शन दे दिया आपको, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह कन्वर्जेंट थिंकिंग दे दिया, अभिसारी चिंतन। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अभिसारी चिंतन। बात समझ में आई बच्चों आपको। नेक्स्ट 90 का प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम किसका है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बाएं गोलार्ध की प्रबलता का, प्रमस्तिष्क की कमजोरी का। तो यहां पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, एक प्रश्न इस पे ब्रेन पे आता ही आता है, एक प्रश्न कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे आता ही आता है, एक प्रश्न विकास की अवस्थाओं पे आता ही आता है, और वो सब कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल है। जिनको ये समझ में आती हैं उनका गलत नहीं होता। तो बच्चों, ईश्वर का उपहार जैसी कोई चीज़ नहीं, और कमजोरी तो होती नहीं। अब दायां और बायां है, लेकिन वही कर पाएगा जिसको ध्यान हो। याद रखना, हमारा जो ब्रेन है बड़ा विलक्षण है। इसकी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करने वाला हूं आने वाले समय में भी, क्योंकि इस पर जरूर गारंटी से प्रश्न आता है। आपने कभी सुना होगा ब्रोका क्षेत्र, वर्निक क्षेत्र, याद है, भाषा वाला। तो ब्रोका क्षेत्र भी बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, वर्निक भी लेफ्ट में होता है। हालांकि ब्रोका फ्रंटल लोब में होता है और वर्निक टेम्पोरल लोब में होता है, और ये दोनों भाषा से संबंधित हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आपने जरूर सुनी होगी, आम बोलचाल की भाषा में सुनी होगी, कि वो तो लेफ्ट ब्रेन थिंकर है, वो तो राइट ब्रेन थिंकर है। तो बच्चों ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना इसको। मस्तिष्क को हम अगर 2 भागों में बांटें, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, 2 हेमिस्फीयर में बांटें, 2 गोलार्ध में बांटें, तो याद रखना राइट ब्रेन की मेन बातें क्या हैं। राइट ब्रेन की मेन बातें कि राइट ब्रेन कल्पना करता है, इमेजिनेशन, दिवा स्वप्न, इंट्यूशन, अंतर्दर्शन होता है ना, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट्स, कला, इनमें सब में राइट ब्रेन, इनमें सब में क्या है, राइट ब्रेन होता है। इसका मतलब राइट ब्रेन वाले, राइट ब्रेन से जो सोचते हैं या सोचते समय जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, उनको इनोवेटिव पीपल बोलते हैं, उनको इनोवेटिव थिंकर बोलते हैं, उनको सृजनात्मक थिंकर बोलते हैं। और लेफ्ट ब्रेन थिंकर्स कौन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन में होती है वर्बल, एनालिटिकल और ऑर्डरली सीक्वेंस वाली चीजें। यानी जब लॉजिक की बात आए, तर्क की बात आए, सीक्वेंस क्रम की बात आए, फैक्ट्स की बात आए, मैथमेटिक्स की बात आए, और शब्दों में सोचने की बात आए, वर्बल थिंकिंग की बात आए, तो लेफ्ट ब्रेन। और जब कल्पना, इमेजिनेशन, सृजनात्मकता जैसी बात आए तो राइट ब्रेन। मोटे तौर पे याद रखना, राइट ब्रेन थिंकर्स इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, और लेफ्ट ब्रेन वाले एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकर्स होते हैं। यहां पूछा है इनोवेशन, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो बोलिए इसका जवाब बायां गोलार्ध होगा कि दायां गोलार्ध। जवाब है दाहिना गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर
2। बात समझ में आई होगी आपको। 91 का प्रश्न देखिए बच्चों, अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए हैं। याद है ना आपको? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कौन सा मैस्लो द्वारा नहीं बताया गया, नहीं पूछा है? तो सुरक्षा की आवश्यकताएं 2 नंबर पे, सेफ्टी नीड्स याद है आपको। संबद्धता व प्यार की आवश्यकताएं, लव नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स याद है आपको 3 नंबर वाली। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अंतिम। लेकिन अचीवमेंट नीड तो मैस्लो की नहीं है साहब। उपलब्धि आवश्यकता मैक्लीलैंड याद है आपको, एटकिंसन, उनकी बात है साहब। तो मैस्लो ने कौन सी नहीं बताई? जवाब है उपलब्धि आवश्यकता नहीं बताई, अचीवमेंट नीड नहीं बताई, बाकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बताइए, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स बताइए, सेफ्टी। आपको ये शब्द याद नहीं आ रहे? हमने क्लास में किस तरह से बोले हैं आपको, हूबहू एक एक लफ्ज सेम वो मिलता है। सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, अचीवमेंट नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसमें अचीवमेंट नीड्स राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन याद है, हमने आपको ये भी बोला था कि एक परीक्षा में ऐसा भी आया है कि स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? वो डफोर लोग जो हिंदी में साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और वो डफर बच्चे जो हिंदी में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो अपते लगाते फिर रहे थे। लेकिन जो जानता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में स्व यथार्थीकरण कहते हैं, और ये तो मैस्लो है। देखो इधर स्व यथार्थीकरण, तो ये मैंने आपको बताया ना, शब्दों से खेलना परीक्षा में अगर आपको आ गया तो सिलेक्शन है। कंसेप्चुअली चीजों को समझ लेंगे आप तो सिलेक्शन है, और हम तो आपको दोनों चीजें दे रहे हैं। फिर चैनल पे आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो इसका सही जवाब हो गया पहला, उपलब्धि आवश्यकता। 92 देखिए, निम्न में कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या घटक नहीं है? 4 ऑप्शन, उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्निहित, अभिप्रेरक। ये बहुत ही डाउटफुल सा सवाल है, लेकिन बच्चों फिर भी जिस बच्चे ने इंग्लिश वाले टर्म्स देखे, हमसे पढ़ा है, तो वो कर सकते हैं आराम से, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है। अब देखिए यहाँ पे आप, हमने आपको मोटिवेशन साइकिल 2 बताए, एक एनडीए गार वाला, क्लार्क हल याद है, एक हिलगार्ड वगैरह का। एनडीए आपको हमने शुरू से बताया, एनडीए बताया ना, नीड ड्राइव अचीवमेंट, सॉरी एनडीए नीड ड्राइव, और आपका आई, एनडीए नहीं, नीड ड्राइव। एनडीए वाला ये प्रश्न था, नीड ड्राइव इंसेंटिव्स याद है आपको। तो एनडीए में नीड है, डी का ड्राइव है। अब लफड़ा आ गया अचीवमेंट और मोटिव्स पर। अचीवमेंट मोटिव्स में एक आपको बताना है जो बाहर है। यहां ध्यान रखना, हम क्लार्क हल का एनडीए जीएआर अगर पढ़ते हैं तो आंसर दूसरा आएगा, और एनडीए एनडीआई का आंसर दूसरा आएगा। ये एनडीआई है, ठीक है ना? ये मैंने आपको कितनी बार बोला है कि एनडीआई पे एक प्रश्न जरूर आता है। अब सवाल उठता है साहब, नीड आवश्यकता क्या है? तो पता है ना, किसी हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति आवश्यकता है, नीड है। ड्राइव, किसी चीज़ की कमी या अति से जो मनोदैहिक तनाव होता है, साइकोफिजिकल टेंशन होता है, तन में और मन में दोनों जगह तनाव होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइव, उसको बोलते हैं चालक, अंतर्नोद, प्रणोद। हिंदी में पता नहीं कौन सा नाम दे देंगे, लेकिन इंग्लिश में ड्राइव्स। अब उसके बाद हम ढूंढते हैं मंजिल, लक्ष्य, उद्दीपक, प्रोत्साहन, और लक्ष्य होता है बाहर, जो जिसके लिए हम बढ़ते हैं। तो भोजन की कमी आवश्यकता है, भूख लगी ये ड्राइव है, और भोजन हमारे लिए वो लक्ष्य है। यहाँ हमको करना है कि क्या हम भोजन को अचीवमेंट बोलेंगे या मोटिव्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना, जो हमारे व्यवहार को खींच लेता है, हम उसकी तरफ बढ़ चलते हैं कि अब कदम उठा दो, अब मंजिल सामने है, उसको पाना ही है, वो होता है बच्चों इंसेंटिव। और इंसेंटिव या इंसेंटिव्स का ही दूसरा नाम है मोटिव्स। तो याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आज आपको बता दी है कि मोटिव्स इंसेंटिव्स का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब एनडीआई या एनडीएम एक ही बात है। अचीवमेंट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अचीवमेंट यहां पे अलग है। हालांकि एनडीए जीएआर वाले में अचीवमेंट शामिल होता है, पर सवाल कहां से पूछा गया ये हमको देखना है, और इसका सही जवाब है अचीवमेंट या उपलब्धि। तो 92 में एक। 93, कितना शानदार प्रश्न, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन। आप चीजों को अगर समझने लग गए तो आपकी चुटकियों में आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। और अगर आपने समझने पे ध्यान नहीं दिया, आप भटकते रहे, रटते रहे, पता नहीं आप क्या क्या कचरा किताबें पढ़ते हो, पता नहीं कौन कौन से कचरा चैनल देखते हो, पता नहीं आपका दिमाग क्यों इस कदर बन गया कि असफलता मिलेगी मिलेगी। तो फिर हम क्या करें? देखो, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? सबसे पहली बात तो यह कि आप प्रश्न को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हो परीक्षा में, और अगर पढ़ लेते हो तो उसको समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित हुई नहीं, या आज तक आपने रटने पे ही जोर दिया है। तुक्का लग गया होगा, किसी का बन गया होगा कोई लेक्चरर, तुक्का बन गया, लग गया होगा, किसी का बन गया होगा कोई प्रोफेसर,
बन गया होगा कोई आईएएस, मैं ये नहीं कहता कि वो इंटेलिजेंट है, नहीं। तुक्के से कोई बन सकता है, लेकिन वो आपको बना नहीं सकता। आपको वही बना सकता है जो आपको कॉन्सेप्ट दे सकता है। यहां देखो क्या समझना था इस प्रश्न में, इस सवाल में। इस सवाल में आपको समझना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है हम सब अलग अलग हैं, ठीक है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो आपको पता है बच्चों, मनोवैज्ञानिक आधार यानी खुद की बातें, खुद की, ठीक है, जो औरों से आपको अलग करें। शैक्षिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता या आर्थिक स्तर में भिन्नता। तो ध्यान दो बच्चों, भाषा में एक जगह पर रहने वाले सब बच्चों की एक ही भाषा होती है, अलग अलग नहीं होती। आर्थिक स्तर हम नहीं कह सकते कि सबका अलग अलग होता है। शैक्षिक स्तर में भिन्नता हम नहीं कह सकते कि हर बच्चे की का एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है, जबकि एक ग्रुप में, एक शहर में, एक गांव में, इवन एक देश में इक्वल भी तो होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे तो हर कोई अलग है। 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों का बौद्धिक स्तर भिन्न हो सकता है, बिल्कुल होगा। तीनों का शैक्षिक स्तर भिन्न हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। आप कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो जो भी ग्रेजुएट है सबका शैक्षिक स्तर एक जैसा ही है, भिन्नता कहां हुई? कितने बच्चे हैं जो 10th पास कर चुके हैं, उनका सबका एजुकेशनल लेवल सेम है, 10वीं पास एक जैसे, ग्रेजुएट एक जैसे, मास्टर्स किए हुए एक जैसे। बोले हैं कि नहीं है? इसका मतलब बौद्धिक स्तर उन सबका तो एक जैसा हुआ। भाषाई भिन्नता, हिंदी बोलने वालों की एक ही भाषा है हिंदी, संस्कृत बोलने वालों की संस्कृत, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू, बोलिए सबकी अलग अलग कहाँ हुई? उर्दू बोलने वाले सब एक जैसे, मराठी बोलने वाले सब एक जैसे, हिंदी बोलने वाले सबका एक जैसा स्तर भाषा के लेवल पे। बोलिए कि नहीं? आर्थिक स्तर में कर लें आप कुछ भी, टैक्स देने वाले एक जैसे, बिना टैक्स देने वाले एक जैसे, बीपीएल एक जैसे। इसका मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग कहां हुआ? हर एक व्यक्ति तो दूसरे से अलग तभी होगा जब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिफरेंस की, जब हम बात करेंगे बौद्धिक विभिन्नता की। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, आप इससे कितने उत्साहित हैं, और ईमानदारी से बताना आपने कितने लोगों को ये शेयर की है, क्योंकि मैं इसके लिए भी वॉचफुल हूँ। 94 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? फिर नहीं पूछा है। तो हमने आपको कितनी बार बताई है ये बातें? एबिलिटी ग्रुपिंग, इनरिचमेंट प्रोग्राम, डबल प्रमोशन, एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग। यहां पे एक खास बात देखिए बच्चों, हमने आपको ये बात बखूबी बताई कि कभी भी ग्रुपिंग अच्छी बात नहीं होती, याद है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि विशिष्ट कक्षाएं प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को हमने आपको ये भी बताया था कि याद करो, आप स्कूल में ए क्लास ए ग्रुप में थे 85% वाले, बी सेक्शन में थे 80 से ऊपर वाले, सी में थे, ई में थे, डी में थे, एफ जी एस तक आते आते पास मार्किंग वाले बच्चे। बोलिए वो एबिलिटी ग्रुपिंग था कि नहीं था। इसका मतलब विशिष्ट विद्यालय भी अलग से स्थापित किए जाते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ये भी मैंने आपको बताया है, ये हमारी बुक में भी हमने दिया है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए योग्यता के आधार पर समूह बनाते हैं। इवन योग्यता के आधार पर आगे की परीक्षा में याद रखना, विद्यालय भी खोलते हैं, एक साल में एक से अधिक कक्षाएं भी पास कराते हैं। तो योग्यता समूह वाली बात आ गई। त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब एक साल में एक से ज्यादा क्लासेस करवा देना, यह भी होता है। संवर्धन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम इतना इनरिच हो कि सारी चीजें उसमें हो, यह भी होता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण जहां पे नाम आए वहां पे पिछड़े बालक आएंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है, परिभाषा है, रुचि अव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। किसने बोला? तो हमने अपनी तमाम किताबों में, हमारी किताबों में परिभाषाएं भी ऑथेंटिक है। मैकडूगल इसका राइट आंसर है। मैकडूगल। आपको ध्यान है, हमने आपको कभी बोला था रुचि ध्यान की मां है, याद है? वही मैकडूगल, वही मतलब है इसका, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला था मैकडूगल ने। अब कभी कोई बोलता है रुचि ध्यान की मां है, कभी कोई बोलता है रुचि गुप्त अवधान है, कभी कोई बोलता है अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। हालांकि ड्रेवर, क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं भी लगभग मिलती जुलती हैं। यहां आंसर है मैकडूगल। तो शब्द बदलेंगे बच्चों हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी में पेपर देते हैं। ओके, मैकडूगल ने क्या बोला था? मैकडूगल ने तो बोला था यही जो आपके सामने इंग्लिश में लिखा है, इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। कितनी शानदार बात बोली, इंटरेस्ट इन लेटेंट अटेंशन, इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन। लेटेंट शब्द याद है आपको? कितनी बार हमने आपको लेटेंट शब्द से रूबरू कराया था, याद है? लेटेंट लर्निंग,
इसे टोलमैन, लेटेंट, सिगमंड फ्राइड की भी एक स्टेज हमने आपको बताई थी, अप्रकटीकरण की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, याद है लेटेंट शब्द। तो इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन, यानी अटेंशन तो इंटरेस्ट का एक्शन वाला रूप है और अटेंशन तो इंटरेस्ट का एक्शन वाला रूप है और इंटरेस्ट अटेंशन का लेटेंट रूप है, सुप्त रूप है। तो एक बहुत ही शानदार परिभाषा देने वाले कौन है? मैकडूगल हॉर्मिक स्कूल जिन्होंने बनाई थी, प्रेरक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां जिन्होंने बताई हैं, वही मैकडूगल। 96 देखिए बच्चों, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? यानी 4 में से 3 बातें ठीक हैं, एक बात खराब है, वही हमको बतानी है। उपयुक्त अध्ययन विधि का उपयोग, बिल्कुल अच्छी बात है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्था में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण, यानी उनके कौन से स्टेज पे कौन से इंटरेस्ट जागृत होते हैं, इसका यूज करना, अच्छी बात है। नए विषय को पुराने अनुभव से जोड़ना, अच्छी बात है। कक्षा में पूर्ण नीरवता को बनाए रखना। अब ध्यान दो बच्चों, आप में से 90% तो वो मासूम बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं नीरवता क्या होती है। पूर्ण नीरवता तो और ही बड़ी बात है क्या होती है। तो कुछ नहीं, इंग्लिश में देख लो ना, इंग्लिश में देख लो, पिन ड्रॉप साइलेंस। हम कहते हैं ना कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, एकदम से शांत माहौल होना चाहिए। तो कक्षा का शांत माहौल, अब आप देखिए कितनी बार हमने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है कि क्या कक्षा में बच्चे चुपचाप रहें और टीचर बोलता रहे, अच्छी बात है? नहीं, ये खराब है। बच्चा तो एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात हमेशा शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों के उतनी ही खिलाफ है जितनी इस बार 3rd ग्रेड परीक्षा में उन्होंने टीचर को अनुदेशक बना दिया, फैसिलिटेटर से हटा दिया। तो तीसरा राइट आंसर है, कक्षा में पूर्ण नीरवता या पिन ड्रॉप साइलेंस कभी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि बच्चे प्रश्न पूछते, बोलते, चर्चा करते रहने चाहिए। ये तीनों बातें अच्छी थी, ये केवल एक 3 नंबर वाली खराब थी, लिहाजा ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि उपयुक्त नहीं है वो पूछा है। नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना शेयर करें उतना शेयर करें, इससे पे आपकी आगे की प्रोग्रेस डिपेंड करेगी। एक स्टेटमेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। ये विचार किसके हैं? तो बच्चा जानता है, ये हमारे स्किनर साहब हैं। साहब स्किनर, प्रीमेक प्रिंसिपल वाले, स्किनर रिवार्ड पनिशमेंट वाले, तो स्किनर इसका राइट आंसर है। स्किनर शिपिंग एंड चेनिंग वाले, स्किनर पुनर्गलन वाले। 98 में देखिए, शिक्षा विज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए, कूट चुनना है इसमें, ठीक है। तो पहला है, बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बिल्कुल समझना कि किस उम्र में कौन सी बातें उनके लिए मुफीद रहेंगी। बालकों की ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गत्यात्मकता को समझना, बिल्कुल अच्छी बात है, समूह में किस तरह से वो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तीनों ही बातें ओके हैं, लिहाजा इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा, जिसमें ए, बी और सी सही है। आप इन प्रश्नों को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो नोट करें, ऑप्शंस को नोट करें, फिर मेरी बातों को 2 बार सुने और फिर समझें कि वास्तव में इसका यह आंसर क्यों हुआ। फिर देखना ऐसी अप्रोच डेवलप होगी आप में कि सफलताएं कदम चूमेंगी। 99 का प्रश्न देखिए, वह वर्ष काल या अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से, आपको याद है किसने आपको राजस्थान में बताया? PCSE, हम ही ने तो बताया। P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल। कितनी बड़ी बात। तो वही तो चारों चीजें हैं, बोलिए है कि नहीं? PSE मेंटली, कॉग्निटिव, एक ही बात है। तो सवाल क्या पूछा है यहां पे कि इन चारों जो मेन डोमेन हैं विकास के, इनमें बालक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। तो बीच वाली कौन सी है? तो इसका जवाब आ गया किशोरावस्था। इधर बाल्यावस्था, इधर प्रौढ़ावस्था, बीच में किशोरावस्था। संक्रमण का दौर है ना किशोरावस्था। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, हमने आपको बोला था, इंग्लिश में ध्यान रखना, साइकोसोशियल अगर आ जाए, फिर बता दूं, साइकोसोशियल, कौन सा शब्द? साइकोसोशल आ जाए तो इरिक्शन करना है आंख बंद करके, लेकिन साइकोसेक्सुअल आ जाए तो फिर सिगमंड फ्राइड कर देना है आंख बंद करके। साइकोसोशियल इरिक्शन आए तो 8 स्टेज करनी है और साइकोसेक्सुअल आए तो 6 स्टेज करनी है।
मनोसामाजिक विकास आए तो इरिक इरिक्शन करना है, लेकिन मनोलैंगिक विकास आए तो फिर सिगमंड फ्रॉइड करना है। यहां पे इरिक्सन की कौन सी अवस्था पूछी है इन्होंने, और अवस्था पूछी है उद्यमता बनाम हीनता। बच्चों कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी में शब्द बदलेंगे, कभी उद्यमता बनाम हीनता आएगा, तो कभी परिश्रम बनाम हीनता आ जाएगा। अब जिस बच्चे ने परिश्रम रटा है, जिस गुरुजी ने, जिस मैम ने आपको परिश्रम परिश्रम रटाया है, क्या खाक आंसर करके आएगा वो? पर वो बच्चा कर देगा जिसको पता है कि हमारे सर ने इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी शब्द बोला था। क्या बोला था हमारे सर ने? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये भी खास बात हमने आपको बताया था। मोटे तौर पे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, नहीं तो फिर शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और उस समय हमने आपको बताया था कि परीक्षा में अगर आपके सामने उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था दोनों ऑप्शंस आते हैं, तो आपको उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष माननी है और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष माननी है। याद है ना बच्चों? कमेंट करके बताना ये बात मैंने आपको बताई कि नहीं, और इस बात ने जाने कितने सिलेक्शन करवाए हैं। तो यहां भी यही बात है। सिर्फ बाल्यावस्था की बात करें तो 7 से 12 वर्ष, लेकिन पूर्व और उत्तर का चक्कर पड़े तो 7 से 12 वाली उत्तर बाल्यावस्था मानी जाएगी, लेटर चाइल्डहुड माना जाएगा। और यही सवाल पूछ लिया उन्होंने। ये तो पता था साहब बाल्यावस्था की बात है ये, लेकिन ये नहीं पता था साहब पूर्व बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था, और यहां भी कंफ्यूज होके जाने कितने चिराग बुझ गए। आपको क्या ध्यान रखना था कि सर ने बताया था कि बाल्यावस्था का मतलब जब दोनों ऑप्शन में हो तो उत्तर बाल्यावस्था, और शेष अवस्था का मतलब जब दोनों ऑप्शन में हो तो पूर्व बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। ये 30 पेपर आपकी जिंदगी को बदल देंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा आपसे, अगर आप नए बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे आए तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और अपने सारे ग्रुप्स में इनको शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा मूड भी कभी भी बदल सकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।